हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज। और ये हमारी इस सीरीज का तीसरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे जितने भी प्रीवियस में पेपर आए हैं उनमें से मैथ का जो सेक्शन है हम उसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। और मैथ का जो सेक्शन है जनरली आपको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 19 से 20 सवाल जनरली मैथ के पूछे जाते हैं। 19 दूना 38 या 40 नंबर का पेपर या वेटेज रहता है हमारा मैथ का। तो एक नंबर से भी किसी का सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए हमारा प्रयास है कि मैथ में आप 19 में से 18, 19, 18, 19 लगभग पूरे सवाल कर पाएं। इसलिए इस पूरी सीरीज को अभी आप देखेंगे कि एग्जाम के बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल का 1 महीना बचा है। उस 1 महीने में 15 से 20 पीवाईक्यू आप देख लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए लगे हाथ। हाँ, आपको ये 40-50 मिनट का वीडियो दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ मैं पीवाईक्यू के लिए 50 मिनट क्यों दूं अपने। तो सिंपल सी बात है भाई, आप इसको 2x में लगा लीजिए, 1.5x में लगा लीजिए। आधे घंटे में आपको 20 सवाल मैथ के मिल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको देखने चाहिए, समझने चाहिए और यहाँ से इस तरह के सवाल एटलीस्ट आपसे बचने नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है इसमें बोलता है सरल कीजिए। सरल कीजिए, क्या सरल करना है आपको सरल करना है 108, उसके बाद डिवाइड बाई 36 और मल्टीप्लाइड बाई 1/4 और प्लस 2/5 और मल्टीप्लाइड बाई 1/4। आप जब इसको देखेंगे ये है बॉडमॉस का सवाल। बॉडमॉस क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कहीं ऑफ लिखा है तो ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ मतलब का, कि 3/2 का 1/4। अगर कहीं ये लिखा है तो गुणा के पहले का वाला सेक्शन सॉल्व करना है। फिर बी और डी फॉर डिवीजन, भाग करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फिर आपको ऑफ कहीं लिखा है तो उसको करना है, फिर आपको डिवीजन मतलब भाग करना है, फिर आपको DMAS, M फॉर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर A फॉर एडिशन यानी कि जोड़ना आपको सॉल्व करना है, फिर आपको सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस सॉल्व करना है। इस सीरीज में आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो इसमें आप देखेंगे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, कहीं भी ऑफ नहीं है। तो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा पे आ गया डिवीजन मतलब ये आ गया 36 के पहाड़े में 108 आता है क्या। 36 के पहाड़े में 3 बार पढ़ेंगे तो 108 आता है। अब आप देखेंगे डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब है मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ठीक, प्लस का 2/5 गुणे का 1/4। इसको आप और सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे इसको 3/4 लिख सकते हैं, प्लस 2 एकम 2, 5 दूना 5 चौको 20, या फिर इसको आप चाहिए तो सीधा 20 ही लिख दीजिए, 2/5 चौको 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम नीचे दोनों का, एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। 4 के पहाड़े में 20 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे, 5 को 3 से गुणा कराएंगे, 5 3 15 हो जाएगा। 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 एकम तो 1 का 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब आप देखेंगे यहाँ 15 2 17, नीचे क्या है 20। यही इस पूरे की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है 17/20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको कहना सर इतना लंबा मैं गुणा भाग वहां कैसे करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो वह टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपको बस सवाल देखना है। 36 तियां, यहाँ पे 3 लिख लिया और उसके बाद /4, क्योंकि गुणे में है तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 कर लिया। 2 का नीचे से 4 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 5 चौको 20, प्लस का 2/20। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तुरंत बी आपका आंसर आ जाएगा। पूरा मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका बॉडमॉस में भी समस्या है, सिंप्लीफिकेशन में भी समस्या है, तो उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी हो, इसलिए हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 94 पे आएंगे। अब यहाँ 93 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2018 की शिफ्ट में 93 नंबर पर ही था। इसको हमने 1-2 इसलिए चेंज नहीं किया है। किसी को चाहिए कि हाँ मैं 2018 की जो शिफ्ट में पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसका मुझे 97 नंबर सवाल नहीं आ रहा है, तो अगर वो सिर्फ यूट्यूब पे इतना डालेगा कि 97 नंबर ऑफ 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 94 पे आएंगे। मान ज्ञात करना है 5.061, यहीं पे देख लेते हैं। 5.061 है, 3.98 है, 0.7034 है, फिर जोड़ना है 7.6, फिर जोड़ना है 0.3, फिर जोड़ना है 2। भिन्नों का जोड़ है इसमें और कुछ नहीं है। सबसे पहले आप संख्याएं लिखिए। सवाल नंबर 94 है ये। पहली संख्या क्या है 5.061, ठीक, दशमलव के बाद 3 अंकों तक है। फिर है 3.98, 2 ही है, एक जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। फिर है 0.7034, ठीक है। फिर है 7.6 है,
1 2 3 जीरो बढ़ा दिए, सब में एक जीरो बढ़ा दो भाई, क्योंकि 4 आ गया मैदान में। फिर है 0.3, 1 2 3 जीरो बढ़ा दिया। फिर है 2, 2 का मतलब ये, ठीक, ये आ गया। अब बस इसको आप जोड़ दीजिए, ये आ गया 4, ये 3 1 4, ये 8 6 14 का 4, हासिल आया 1, 6 4 10, 7 17 17 9, 17 9 कितना हो जाएगा 26, 26 हासिल आया 2, 2 हासिल, 2 4, 7 4 11, 11 8 19, तो 19.644 कहीं आपका ऑप्शन है 644, लास्ट में जीरो है, 4 है, 644, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बहुत बारीक हो गया कि पॉइंट के 4 अंकों तक दे दिया है, तो पॉइंट का चौथा अंक जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको इतना पूरा लिख करके जोड़ेंगे, कोई शॉर्ट तरीका? भाई शॉर्ट तरीके की बात करें तो आप देखिए 5 3 8 8 8 7 15 16 17, 17 एक साइड लिख लो, ठीक। अब उसके बाद या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, दशमलव के बाद जितने अंक हैं मैक्सिमम देख लो कितने हैं, तो मैक्सिमम 4 अंक हैं, तो 4 अंकों के हिसाब से दिमाग में सेट कर लो कि हमें सबको 4 अंक करना है, फिर जोड़ते जाना है, ठीक। इसमें 3 है तो चौथा जीरो हो जाएगा, जीरो का। यहाँ 2 है तो बाकी के 2 जीरो होंगे, ये भी जीरो रहेगा। यहाँ लास्ट में मिलेगा 4, बाकी कहीं कुछ है नहीं, तो आखिरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर तीसरे अंक पे आएंगे, तीसरा यहाँ पे 1 है, यहाँ जीरो है, और यहाँ पे तीसरा 3 है, तो 3 1 4 हो गया, बाकी में कुछ है नहीं, तो ये भी हो गया 4। अब दूसरे अंक पे आएंगे, दूसरा अंक बोलो तो 6 6 8 6 14 14 14 और बाकी सब 0 0, 14 का 4 हासिल आया 1। अब पहले अंक पे आएंगे, पहला अंक यहाँ पे 1 हासिल हो गया, तो 1 1 और 9 10 10 7 17 17 6 17 से 23 23 3 26 26 का 6 हासिल आया 2, और 17 था ही 19 हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका भी थोड़ा सा भी कैलकुलेशन वीक है भैया वो आप ऐसे कर लो, क्योंकि पॉइंट के इतने अंकों तक मान पूछता है, तो उसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ना अपनाओ, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 95 पे हम लोग आएंगे। इसमें बोलता है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4 10 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। देखो आप इसको लंबे तरीके से करने जाओगे टाइम लग जाएगा, इसको आप ऑप्शन से करो। तो संख्या पूर्ण वर्ग होने का मतलब क्या है? संख्या पूर्ण वर्ग होने का मतलब है यदि हम उसके ऊपर अंडर रूट लगाएं, अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो बाहर आ जाए। मतलब जैसे आप अंदर मान लो हम 2500 मानते हैं, 2500 हमने मानी, 2500 क्या बाहर आ पाएगी? तो भैया 2500 जो है 50 गुणे 50 है, और रूट से बाहर आने के लिए पूर्ण वर्ग की बात किया मतलब 2 है, 2 बार है, बाहर आ जाएगी, जोड़ा बना, ये आ जाएगी 50। यानी कि संख्या पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन 4 से 10 से और 12 से भाज्य है, विभाज्य यानी कि है कट रही है, तो 4 से तो कटता नहीं है 50, 40 और 48 ही कटेगा, तो 52 कटेगा, 50 नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक। यहीं से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है। 900 का मतलब 30, 900 का मतलब 30, 4 के पहाड़े में 30 आता है, बेकार हो गई। 1600 का मतलब 40, 12 के पहाड़े में 40 आता है, बेकार हो गया, ये पहले ही बेकार हो गया था, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिएगा, अच्छा पहले इसको देख लीजिए एक बार, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, ये आ जाएगा 20, ये 20 आ गया। क्या ये 20 12 से कटता है? तो भैया ये भी नहीं कट रहा है। कौन सी संख्या कट रही है? एक बार इसको हम फिर से देखेंगे, इन्हीं में से कोई एक संख्या कट रही होगी। 4 10 और 12 में से प्रत्येक में से विभाज्य है, तो देखो भैया 4 से 400 कटेगा, कटेगा, 12 से 400 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 12 में आता है 4 और 3, 3 से 12 ये 400 नहीं कटता है, अभी 4 नहीं कटता। 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 900 जो है 30 गुणे 30 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग भी है और ये पूरी तरह से 4 10 और 12 से कट रही है, ठीक। 900 4 से भी कटेगा, 900 10 से भी 90 बार पढ़ोगे कटेगा, और 12 से तो कट ही रहा है। 12 25 60 हो जाएगा और 30 बचेगा, या फिर 12 से 84 6 0, 5 बार में 85 बार पढ़िएगा तो 12 से भी कट जाएगी, ठीक। इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं
9 और 17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या याद कीजिए, तो वो प्रोसेस से आप इसको करिएगा तो आपको क्या करना है भाई, दो संख्याएं हैं, एक हो जाएगी 3x और माइनस का 6 करिएगा, दूसरी संख्या में 5x माइनस का 6 करिएगा बराबर का 9/17 करिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। इससे आप बचने के लिए क्या करिएगा, पेन कम से कम उठाना पड़े उसके लिए आप ऑप्शन पे आइए। ठीक, पहली संख्या हमने मानी, छोटी संख्या की बात किया है, छोटी संख्या हमने मानी 20 है। अगर यहाँ पे छोटी संख्या 3 के रेशियो में है तो 20 को काट के 3 लाया जा सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, 3 के पहाड़े में 20 आता नहीं है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब दूसरी संख्या क्या है 40, अब जब 20 नहीं आएगा तो 40 कैसे आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरी है 24, तीसरी है 24, तो देखिए 3/24। अगर पहली संख्या देखिए, आप इसको छोड़ देते हैं, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5 है, इसको हमने 24 माना है क्या, 24, तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस रेशियो में आ जाएगी, 5/40। ठीक, अब हमसे बोलता है प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से क्या किया जाए, माइनस का 6 किया जाए तो ये 18, माइनस का 6 किया जाए तो ये 34, यही हो गया। तो इनके बीच का नई संख्याओं का अनुपात जो है 9:17 का है, तो 2 से काटिए, 2 से काटिए 17, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें यहीं पे आंसर मिल गया। आप इस तरीके से देखिए, आपका मुश्किल का 20-30 सेकंड 40 सेकंड में सवाल बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, आपको किसी भी कैलकुलेशन पे जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरा यही सिखाने का तरीका है कि आप कुछ सवाल ऑप्शन से करिए, कुछ सवाल कॉन्सेप्ट से करिए, कुछ सवाल ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करिए। ठीक, अगला है, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है। देखिएगा, बोलता है कि ए बी का 250% है, मान लिया बी का वैल्यू 10 है, 1 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक, आपने 10 माना, अब इसका 250% ज्यादा है, 250% ज्यादा है या 250% है, तो बोलता है 250% है, 250% होने का मतलब कितना है, ये 25 है। ठीक, 250% होने का मतलब 250% है, ज्यादा नहीं है, 250% है मतलब 25 है। आप इसको चाहिए तो इसको रब भी कर दीजिए। ये बात क्लियर होगी आपकी कि अगर ये 10 है, अच्छा ये 10 है तो ये कितना है, 25 है। आगे बोलता है तो बी जो है ये ए प्लस बी का कितना परसेंट है, ए प्लस बी का कितना परसेंट है। हमने देखा ए की वैल्यू 25 आई है, बी की वैल्यू 10 आई है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 10। बी की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 कितना है, 35 का। यही पूछ रहा है कि ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है बी, तो भैया देखो यहीं से आप देखिए 35 का x% बटे 100 बराबर बी की वैल्यू कितनी, 10। ठीक, ये इधर चला जाएगा, या फिर चाहिए तो 7 पन्ना 35 और 5 दूना 10, तो x इक्वल टू 100 का गुणा 2 से करिएगा, 200 डिवाइड बाई 7, यही आपका आंसर आ जाएगा। 7 दूना 14, 6 0 60 7 56, सही 4/7, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल नंबर 6 पे हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है संख्या 3 2 3 में है। ठीक है, क्या है, नो प्राइम फैक्टर, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 प्राइम फैक्टर्स हैं और 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखेंगे 323 किससे कटता है, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, विषम संख्या 3 से कटेगा, 3 3 6 2 8, अगर सबका योग 3 से कटेगा तो ही वो 3 से कटेगा, तो वही नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 6 42 होता, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 तो मतलब ही नहीं, 11 11 दूना 22 103, 11 से नहीं कटेगा। 13 दूना 26, 6 63, 13 बजे 65, ये भी नहीं कटेगा। 17 से देखिए, 17 एकम 17 और 15 17 9 153, तो ये कट रहा है 17 से। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 बार।
तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर मिले आपको? 2 मिले। 17 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है और 19 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, दोनों आपस में किसी से नहीं घटती हैं, तो हमें मिले क्या? 2 प्राइम फैक्टर्स मिल गए इसके, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी अप्रोच से आप इस सवाल को कर भी सकते हैं। ठीक, अगर किसी को ऐसे ही समझ में आ रहा है कि नहीं ये 17 का है, देखिए करते करते क्या है अभ्यास, निगाह पैनी हो जाती है, आप सवाल देख के समझ जाएंगे भाई ये 17 से करने वाला है कि 9 से करने वाला है कि किससे करने वाला है। ठीक, आगे बढ़िए। मिहिर और दीप्तेश के बीच इतने रुपए इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए, जबकि ब्याज 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज हो। मिहिर का हिस्सा याद करना है। देखो भाई, आप जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिएगा और इसमें अमाउंट की बात करें टोटल हम, तो क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n। अब यहां पे बात आती है कि हमने अमाउंट की बात क्या किया, क्यों किया? तो बोलता है कि 7 वर्ष बाद और 9 वर्ष बाद दोनों की राशि बराबर हो रही है, ब्याज बराबर नहीं मिल रहा है, राशि बराबर हो रही है, इसलिए हमने अमाउंट की बात किया। ठीक, अब हमें बोलता है मिहिर और दीप्तेश, एक है ये मिहिर और एक है दीप्तेश, तो हम इनका जो अमाउंट है मिहिर का वो देखते हैं। मिहिर को हम P की जगह पे M ही लिख लेंगे यहाँ पे, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4 ही है, 4/100 की पावर n, मतलब 7 साल दिया है। दूसरे केस में दीप्तेश को हम D से डिनोट कर देंगे, ये इसका यानी कि मूलधन है, D = P। ठीक है, हम D लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों बार PP रहेगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4 ही है, अच्छा सॉरी 4% वही है, 4/100 ही है, की पावर यहाँ पे कितनी? 9 साल है। ठीक, अब आप देखिएगा एक बात आप समझिए, यहाँ पे M है और यहाँ पे D है, यहाँ पे सेम चीज है उसकी पावर 7 है, यहाँ पे सेम चीज है उसकी पावर 9 है। पहली बात तो हम एक सही 1/4 को, या सॉरी इसको बार बार ऐसे क्यों लिख दे रहा हूं मैं, 4/100 को क्या लिख सकते हैं? 4 एकम 4, 4 25 हम 100। ठीक, 25 एकम 25 1 26, इसको हम लिख सकते हैं 26/25। ठीक, यानी कि जहां पे ये लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे? 26/25। और दूसरी बात हम क्या देखेंगे? दूसरी बात हम देखेंगे अगर a³ बराबर a की पावर 5 लिखा है तो इसमें हम पावर एक दूसरे से काट सकते हैं, यानी कि पावर माइनस कर सकते हैं। अब कोई कहेगा सर वो क्यों कर सकते हैं, तो देखिए ये इधर क्या है, इधर बटे में आएगा, तो a की पावर 5 का मतलब क्या है? a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a बटे a की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 बार a का गुणा, यही मतलब होता है इसका। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, क्या बचा? a², आपका बचा a²। या आप चाहिए तो सीधा बोलिए 5 में से 3 बचा, 3 गया, बचा 2, तो वैसे भी a का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इतनी बात आपको यहां से क्लियर कट हो जानी चाहिए। अब इसको हम रब कर देंगे, सवाल पे वापस आएंगे। 26/25 आपको याद रखना है। ठीक, अब आपने यहाँ पे m लिखा, यहां लिखा 26/25 बराबर, यहां लिखा d, यहां भी लिख दिया 26/25। 26/25 कहां से आया है आपको पता होगा संभवतः। अब 7 में से 9 में से 7 की पावर जाएगी, हमने आपको ये समझाया अभी कि भैया वहां 9 बार है और यहाँ 7 बार, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा, और जब यहाँ 2 बचेगा तो ये तो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कट गया है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ बचेगा m। क्लियर कट, किसी को कोई दिक्कत संभवतः नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिएगा d को यहाँ ले आए हम, m/d कर दीजिए, तो 26 का स्क्वायर 676 और 625, यानी कि 25 है ये, 8 मत कर लीजिएगा, 625, इसको रफी कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। यहाँ पे आ जाएगा 625। ठीक, अब आप देखेंगे जब m फॉर क्या है, मिहिर को 676 रुपए मिलेंगे, उसी केस में दीप्तेश को कितने मिलेंगे? 625 मिलेंगे। यहीं से आप इसी रेशियो में पैसे बांट दीजिए। अब इन दोनों का जोड़ 6 6 12, 7 2 9, 6 5 11, कितना हो रहा है? 1301 ही हो रहा है, 1301 ही हो रहा है, यानी कि जो पैसा है इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। हमसे किसका पूछा है? हमसे मिहिर का पूछा है। मिहिर बोले तो 676 रुपए, मिहिर को कितना मिला है? 676, इतना पैसा मिहिर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। इस सवाल को आप सबसे बेस्ट तरीका इसका यही रहेगा, इसको आप ऑप्शन से करने जाएंगे कंफ्यूजन हो सकता है। सीआई का सवाल है, रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। कुछ सवाल 10 सेकंड वाले, कुछ 20 सेकंड वाले, कुछ सवाल 2 मिनट वाले भी होते हैं,
तो उसको आप 2 मिनट वाला ही समझ के करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिषेक, विमल, चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। कौन है? अभिषेक, विमल और चिन्मय एक साझेदारी करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना और विमल चिन्मय के निवेश का 2/3 भाग निवेश करता है। आप हमेशा आखिरी वाली पॉइंट उठाइए हमेशा, ठीक है, वहां से आप शुरुआत करिए। क्या बोलता है? विमल चिन्मय के निवेश का 2/3, चिन्मय के निवेश का 2/3। अगर इसको हम मान ले 6 तो इसका 2/3 निकालिएगा, क्या आएगा? 2/3, 3 दूना 4। ये बात किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई कहे सर हमने 6 क्यों मान लिया? तो भैया हमने 6 इसलिए मान लिया, 2/3 है, 3 गुना है, तो सबका एलसीएम देखे तो एक ऐसी संख्या रखें जो सबसे डिविजिबल हो। तो हमने 6 रखा, लगभग सबसे कट रही है, दुगुना तिगुना सब उसी में कवर अप हो जा रहा है। आप मिनिमम 6 रखिए, बाकी आप 12 रख लीजिए, 18 रखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो हमने ये कर लिया। आगे बोलता है अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना निवेश करता है। विमल के निवेश का 3 गुना, इसको 3 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा? 12। और ये भाई साहब कितना है इसका? 2/3 है। इसका 2/3 ये है और इसका 3 गुना ये है। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक हमने चीजें निकाल लिया आराम से। आगे बोलता है वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपए है चिन्मय का हिस्सा। चिन्मय का हिस्सा बात करें, चिन्मय हिस्सा जो है कितना है? टोटल अमाउंट हमारा है 5500। इसमें से चिन्मय के हिस्से की बात करें तो भैया चिन्मय ने काम किया है 6, चिन्मय ने हिस्सा अपना लगाया था 6, कितने में से? 6 4 10 12 22, यानी कि 22 में से चिन्मय को 6 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक। अब देखिए 11 25 55, ये 11 से काट दीजिए, 5 00, ये आ गया 11 दूना 22, ये हो गया 3, ठीक, ये हो गया 5 3 15, यानी कि जो चिन्मय को जो हिस्सा मिला वो 1500 रुपए मिला है। चिन्मय को मिला है कितना? 1500। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101 की बात करता है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। कोई एक वस्तु है जिसका प्राइस हमने मान लिया 100 है, इसको क्या करता है कि 25% का लाभ होता है। 25% इसका क्या हो जाएगा? 25 रुपए हो जाएगा, 125 पे बेचेगा। कोई दिक्कत? यही बात बोला उसने, हम भी वही मान लिए, ठीक। हमने बस अपनी तरफ से माना कि उसका जो क्रय मूल्य है, जो लागत है, वो 100 रुपए है। बोलता है यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, अगर 20% कम पे खरीदता, बोलता है सेकेंड लाइन की 20% कम पे, 20% लेस पे खरीदता, 100 का 20% 20 रुपए होता। यानी कि अगर इसने कहीं इसको 80 पे खरीदा होता तो क्या होता, और इसे इतना रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 30% का लाभ होता। अब इसका 80 का 30% आप निकालिएगा, 30%, 8 त्रिक का 24 रुपए, 24 रुपए, तो 80 में 24 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 104 रुपए हो जाएगा, ठीक। अब बोलता है कि 12.60 कम रुपए पर बेचता, यानी कि पहले हमने इतने पे बेचा था, अब इसको चाहिए तो यहां से क्रय मूल्य लिख लीजिए और यहां पे विक्रय लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्रय और विक्रय में कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए हमारा जो डिफरेंस आया है दोनों के विक्रय मूल्य का, कितना आया है? हमारा का जो डिफरेंस आया है 25 और 4 21 का आया है, ठीक। और सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 12.60 ही रुपए में कम, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल में वैल्यू होगी, हमने तो 100 मान लिया, लेकिन जो वहां पे एमआरपी या क्रय मूल्य रहा होगा वो 200 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम डिफरेंस देखेंगे 12.60 है, ठीक। यहां से हम उठा लेंगे 21 रुपए जो हमारा डिफरेंस आया है वो कितना है? 12.60 रुपए का है। अब हमें निकालना है 100 रुपए, क्योंकि हमने 100 रुपए ही तो माना है ना वस्तु का दाम, तो हमें वस्तु की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 21 रुपए बराबर इतना, तो 100 रुपए बराबर कितना? तो 12.60 गुणे 100 बटे 21, ऐसे ही हो जाएगा भाई। आपने 21 को उधर बटे में भेज दिया और फिर एक बचेगा, एक को यहां 100 से गुणा किया, 100 को यहां से गुणा कर दिया, ठीक। तो ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, 2 जीरो यहां से कट जाएंगे। अब 21 को काटिए, 21 का पहाड़ा कितनी बार? 21 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 21 छक्का 126 हो जाएगा, ठीक। तो जो 100% की वैल्यू आई है, जो 100 रुपए की वैल्यू आई एक्चुअल में, वो कितनी है? 60 है।
यानी कि जो 100 की वैल्यू आई है ये कितनी आई है, 60 रुपए आई है। यानी कि जो वस्तु हमारी थी वो कितने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 60 रुपए की थी। क्लियर कट। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आप इसमें उत्तर की जांच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लग सकता है तो भाई 1 से 2 बार इस सवाल को देख लेना, आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत ही प्रयास करके समझाया है इसको। ठीक, ऑप्शन से कैसे करिएगा मैं यहाँ आपको समझा देता हूं। हमने माना 60, हम कोई ऑप्शन उठाएंगे। 60 रुपए की वस्तु थी, अब बोलता है कि 25% के लाभ पर बेचता है। 60 रुपए का 25% कितना, 60 का 50 30 होता है, 25 कितना हो जाएगा 15। इसको 25% लाभ पे बेचेंगे तो ये हो जाएगी 75 रुपए की। ठीक, अब बोलता है 20% कम पर खरीदा होता, तो 60 का 20% 6 दूना 12, 12 कम करेंगे, इसमें 12 कम करेंगे, 48 में खरीदा होता। और बोलता है 30% लाभ पर बेचा होता, यही है ना, 30% लाभ होगा उसको। 48 का 30% आप निकालिएगा तो 48 गुणे 3 करिए, 3 बड़ी 24, 3 चौको 12, 13 14, यानी कि 14.4 का इसको प्रॉफिट मिलता। 14.4 जोड़ेंगे, 14 18 52 10 62.4। अब जो इनके बीच का डिफरेंस है, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 12.6 के अगर बराबर है तो हमारा उत्तर सही होगा, और डिफरेंस इतना नहीं है तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, आप 62 में 12 जोड़िएगा 64 हो जाएगा, और 74 हो जाएगा, 6 जोड़िएगा तो पूरा 75 हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर है। आप इतने से उत्तर की जांच करके भी इसको कर सकते हैं। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो ये करेगा, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है वो अपने कॉन्सेप्ट पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि पहला ही आंसर आपका, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है कि चौथा हो। आप सीरीज से पहुंच रहे हो तो 4 बार गुणा भाग करना पड़ सकता है, यहाँ पे आपको एक ही बार करना होगा। और जिसका स्ट्रांग है वो भनावन करेगा, 10-10 सेकंड में उसके समझ में आता जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 102 पे आते हैं। मोहन श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। ये है मोहन और ये है श्याम, 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले 8 दिन में कर सकता है। वर्क एंड टाइम आ गया है। वर्क एंड टाइम हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमारी 7 वीडियो प्लस एक पूरा कंबाइंड वीडियो पढ़ाया है। जिसको भी वर्क एंड टाइम में किसी भी तरह कोई समस्या है तो एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरी क्लास हमने ली हुई है, आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक, बोलता है मोहन अकेले 6 दिनों में, जब इसको 6 दिन लगते हैं तो श्याम को लगते हैं कितने, 8 दिन में। हमें ये डेज पता है, हम यहाँ से टोटल वर्क जो कि इसका एलसीएम होता है वो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 24, और यहाँ से इसकी हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। ठीक, 6 चौको 24, 8 का 24, हमको ये मिल गया। जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की सहायता से भी इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक भाई साहब आते हैं रमेश की सहायता से, यानी कि मोहन भी रहेंगे और श्याम भी रहेंगे, इसे कितने 3 दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 बटे 24, यानी कि पर डे कितना काम कर रहे होंगे, 8 कर रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे ये है डेज, ये बात नहीं भूलना है। ठीक, अब देखो 2 लोग मिलके 7 काम कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी आता है तो 8 काम करने लगते हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी हमें पता थी, इनकी पता थी और इनकी पता थी। मतलब महेश की थी 4 काम करने की, ये श्याम है इनकी 3 काम करने की है, और रमेश कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तीनों मिलके कितने 8 के बराबर आ रहे हैं। तो हमने सबकी यहां से कैपेसिटी निकाल लिया। अब हमसे बोलता है श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक, अब एक बात और समझनी है, तीनों लोगों ने जब मिलके काम किया तो कितने 3 दिन में काम किया, यही लिखा है ना। जब तीनों लोग मिलके काम करते हैं तो काम खत्म होता है 3 दिन में। तो अगर 3 दिन के हिसाब से काम करेंगे, एक दिन में ये पर डे वर्क है, पर डे वर्क है इनका। तो एक दिन में एक काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3 काम करेंगे, यही ना। 3 काम करेंगे, टोटल काम कितना है 24। तो जो हमारे भाई साहब हो गए, इनका नाम क्या था, रमेश। रमेश के हिस्से की बात करें तो टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास, 800 रुपए था। 800 रुपए में ये मात्र 3 काम करते हैं, कितने में से, 24 में से। क्लियर कट, यही सवाल है। ठीक, अब 3 1 कम 3, 3 बटे 24, 8 दहम्मा 80 या फिर 800। ठीक, तो जो रमेश को पैसा मिला है वो कितना मिला है, मात्र 100 रुपए मिला है। ठीक, रमेश को 3 दिन की जो मजदूरी मिली है 100 मिला है। अब यहाँ पे आप देखिएगा 100 तो कहीं है ही नहीं है, आपके ऑप्शन में 300 है, यानी कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। अब आपको एक बार फिर से रीचेक करना होगा कहाँ गड़बड़ हुआ है। ठीक,
मोहन श्याम ठीक है 6 दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं, सहायता से वो 3 दिनों में कर देते हैं। तीनों की सहायता से 3 दिन करेंगे, 3/24 8 काम करेंगे। इनकी हमने यहाँ से कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटी हमारी निकल आई है। एक काम वो पर डे कर रहा होता है, ठीक। एक काम ये करेगा तो 4 चौको 16 ये करेगा, 16 9 25, अच्छा 4 3 12, 12 9 12 9 और 3 12 12 12 24 काम हो जाएंगे। इन्होंने कितना काम किया? 3 काम किया। अच्छा पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है श्याम ने, ठीक है, श्याम का हिस्सा निकालना है। ओहो भैया हम रमेश का निकालना है, वही तो भाई गड़बड़ गांव हो रहा है। आप तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। देखिए रमेश ने काम किया है 3, श्याम ने कितना किया है? एक दिन में 3 काम करेगा तो 3 दिनों में 9 काम करेगा, ठीक है। 3 काम करने वाले को मिलते हैं 100 रुपए, उसके तिगुना काम करने वाले को तिगुना पैसे, यानी कि 100 का 3 गुना 300 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा, रमेश की जगह पे श्याम रखिएगा, यहाँ पे 9/24 करिएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतना सही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल में। आगे बोलता है कि बीच कितने पद हैं, आपको ये बताना है। ये बेसिकली आपका समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है। इसमें एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, Tn = a + n-1 × d। Tn होता है अंतिम पद, ठीक। a = Tn मतलब अंतिम पद नहीं बोल के इसको अंतिम पद बोलना गलत होगा। Tn मतलब जिस पद की बात कर रहा है वो वाला पद, ठीक है। वो अंतिम हो सकता है या कोई बीच का हो सकता है, जो जिस पद की बात करे। n मतलब हो सकता है जो भी जिस नंबर के पद की बात करे वो पद। a प्रथम पद हो गया। n मतलब कितने पद हैं टोटल, 10 हैं 20 हैं 50 हैं, वो संख्या हो जाएगी। d मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस, जैसे इनके बीच का डिफरेंस या फिर इनके बीच का डिफरेंस। किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के डिफरेंस को हम हमेशा d कहते हैं। अब हमसे बोलता है कितने पद हैं, तो ये जो अंतिम पद यहाँ पे है इसकी वैल्यू क्या है? 135 है। प्रथम पद की वैल्यू क्या है? 15 है, प्लस n-1 मतलब टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं वो हमको निकालना है। डिफरेंस कितना है? 15-20 के बीच का डिफरेंस 5 है, ठीक। तो 15 इधर माइनस करिएगा, 135 में 15 जाएंगे 120 बचेगा, बराबर n-1 × 5, 5 का पहाड़ा 24वां पढ़िएगा तो कट जाएगा। n-1 को उधर भेज दीजिएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n = 25, यानी कि टोटल कितने पद हैं? 25 पद हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इसमें कुछ और बहुत डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। आपको अगर वो फॉर्मूला पता है तो आपकी चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक। फॉर्मूला याद रखना है। समांतर श्रेणी से लगातार एक सवाल आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं अनुपात क्या है? एक लॉन है आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। तो भैया देखो आयत की जब भी हम बात करेंगे और उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो होता है L × B, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। हमने भुजाएं मानी है ये 2x और ये 3x, क्योंकि रेशियो में है इसलिए हम x y को एक अचर संख्या उसमें ऐड कर लेंगे। तो भैया देखो ये हो गया 2x × 3x बराबर कितना है? 600 मीटर स्क्वायर। 600 है तो ये हो गया 6x² = 600, x² = 100। 6 से 6 कट जाएगा तो x², x = कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर अंडर रूट करेगा 100 को, और अंडर रूट से जब 100 बाहर निकलेगा तो 10 10 100 होता है, 10 निकल के बाहर आ जाएगा। अब हमसे पूछता है कि चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई 3x थी, x की वैल्यू क्या आई है? 10 आई है, तो 3x = 3 × 10, 10 = 30 मीटर आपकी। अच्छा एक बात और, लॉन की चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई कितनी है? अच्छा एक बात और, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई कम होती है कि लंबाई कम होती है? हमेशा जो छोटा होता है उसी को चौड़ाई बोला जाता है। छोटा कितना है? 2x है। 2x का मतलब 2x है। 2x का मतलब 2 × 10 बराबर 20। 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। एक साइकिल चालक है, साइकिल चला रहा है, अच्छी बात है। कितना दूरी चलेगा? 900 मीटर चलेगा। कितनी देर में चलेगा? 2 मिनट 30 सेकंड में चलेगा, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं?
1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 सेकंड और टोटल 150 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? 0 से 0 15 छक्का 90, 1 सेकंड में कितना? 6 मीटर। हमको बोलता है उसकी गति बतानी है, साइकिल चालक की गति बतानी है किलोमीटर पर घंटा में। ठीक, इसको किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा, 1 सेकंड में इतना जाएगा। देखो आपको ये समझना होगा कि जब किलोमीटर से छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, मतलब मीटर पर सेकंड, अभी आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने मीटर जाता है। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो 18/5 से करेंगे। क्या करेंगे? छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम कहां जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाएंगे, तो इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए 18 5 90 96/5 कितना आ जाएगा? 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 9 45.2, 19.2 kmph। ठीक, 19.2 kmph। क्या आंसर मिल रहा है? आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कहां गड़बड़ हुआ है भैया? 18 5 90, 18 छंगा 108 होता है, 18 छंगे 108 होता है, और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5.6 kmph। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना घटाना गुणा भाग थोड़ा सा भी का ऊपर नीचे होगा, सवाल तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस जितना अधिक हो सके उतना अधिक करिए। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का एक ही मंत्र है, किसी भी सवाल को जितना अधिक बार हो उतना अधिक बार रिवीजन करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक, चलिए 106 पे आएंगे। बोलता है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है। 3 संख्याएं मान लिया A, B और C। हमेशा हम C से शुरू करेंगे कि C के एवज में B क्या है या C के एवज में A क्या है। ठीक, हमेशा हम वही शुरू करेंगे, इससे क्या हमें बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। पहली से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। ध्यान देना, दूसरी संख्या क्या है, पहली से दोगुनी और तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी हमने मान लिया अगर 1, तीसरी से 3 गुनी है मतलब 3, और क्या है, पहली से दोगुनी है, पहली से दोगुनी मतलब क्या आ जाएगा 1.5। कोई दिक्कत? ये जो संख्या है पहली से दोगुनी है, तीसरी से 3 गुनी है, क्लियर कट। आगे बोलता है संख्याओं का औसत 66 है। ठीक, इसको हम चाहें तो सबको 2 से गुणा कर दें, सबको 2 से गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3, ये 6, ये 2। आप चाहिए तो ना भी करिए, हमने पॉइंट वाला लफड़ा हटाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक, अब बोलता है कि इनका जो औसत है, यानी कि 6 3 9 2 11, जो 11x है बटे 3, यही है ना, तीनों संख्या का योग बटे पदों की संख्या, तो तीनों का योग 11 बटे पदों की संख्या बराबर औसत क्या है, 66 है। तो बोलता है सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो भैया यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें, 11 छंगा 66, 6 त्रिक 18, x बराबर क्या आ गया, 18। ठीक है, तो हमारी जो संख्याएं थी वो इस फॉर्म में थी, और हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या हमारी c यानी कि 2x है, देन x बराबर 18 है, तो 2x बराबर 2 गुणे 18 बराबर का 36। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, एकदम तरीके से करेंगे तो मुश्किल का 40-50 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल जो है 107 नंबर सवाल है। इसमें हम देखेंगे 107 से 111, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टेबल के हिसाब से, एक टेबल यहाँ पे दी है और एक टेबल यहाँ पे दी है, इन टेबल के हिसाब से आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। बेसिकली ये डीआई के सवाल हैं जो इसके पहले सत्र में एग्जाम हुए 2018 ये 24 वाले। इसमें आप देखेंगे बेसिक तरीके से उन्होंने डीआई पूछा ही पूछा है, हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल। और ये ऐसा नहीं कि री एग्जाम में चलो नहीं पूछा, लेकिन री एग्जाम के बाद इस बार नहीं पूछेंगे, इस बार की कोई गारंटी नहीं, ये कभी भी डीआई के 4-5 सवाल डाल सकते हैं। तो डीआई मेरा मानना है जितने भी चैप्टर हैं, आप एसडी यादव किताब उठाइए, वहां पे 4-5-6 चैप्टर हैं डीआई के, सब 1 बार 2 बार 3 बार लगा लीजिए। जितना अधिक कैलकुलेशन स्पीड आप वहां से बढ़ जाएगी उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ठीक, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। ठीक, राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। तो डी बोले तो ये है, इसमें पेन का कलर चेंज करते हैं। डी का मतलब ये है, देखो भाई उपस्थित हैं ये वाले, प्रेजेंट हैं, और उसमें से उत्तीर्ण ये हैं। ठीक, तो पहले प्रेजेंट है बाद में उत्तीर्ण है, इस तरह से हमको समझना है। डी का मतलब पहले उपस्थित थे 8000, फिर है 9600, पहले हैं 8000, फिर है
9,600, फिर हम देखेंगे 8600, फिर है 9,800, फिर है 8,900, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 2 जीरो आ जाएंगे आपके, 9, 8, 17, 6, 23, 6, 29 का 9 हासिल आया 2, 2, 8, 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27, 9, 36, 36, 8, 44, 44,900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब पूछा क्या है, वाले उम्मीदवारों का औसत पूछ रहा है। औसत करने का मतलब आप देखिए 44,900 आया है, इसको आपको 5 से डिवाइड करना होगा। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि 5 सालों की बात है, इसलिए हम 5 का औसत 5 से डिवाइड करके औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 55 40, 5 9 45, 4 0 55 40, 8,980 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस टेबल को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए बहुत टाइम नहीं लग रहा है, आपने सिर्फ जोड़ा है और 5 से डिवाइड कर दिया, खेल खत्म। आपको सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैथ जब भी सॉल्व करिए सवाल को समझिए बहुत बेहतर तरीके से। अगर सवाल समझ में आ गया तो आप आसानी से जंग जीत लेंगे। 2003 में सभी राज्यों के बीच 5 राज्यों से उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग प्रतिशत कितना है। देखिए 2003 की बात कर रहे हैं, 2001, 2 और 3 इस साल की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों, मतलब ये 5 को जोड़ना होगा। ठीक, कुल संख्या की तुलना में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, उत्तीर्ण वालों का भी देखना होगा। अच्छा यहाँ पे इसको रफी कर देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, मतलब इस वाले की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है, संख्या का लगभग कितना परसेंट, मतलब कुल मिला के कितने लोग अवेलेबल थे, कितने पास हुए, पास वालों का परसेंटेज जोड़ लो भैया। 7200, 8400, 7600, 8600, 9600 मैंने बोल दिया ताकि किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो वो भी समझ जाए। आप जोड़ेंगे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद 2 4 6 6 12, 12 6 18 से 24 को 4 हासिल है 2 आ जाएगा। अब 9 2 11 8 19 19 7 26 26 8 34 34 7 41, ये आ गया हमारे जो टोटल 2003 में अवेलेबल प्रेजेंट हुए थे आदमी। अब उत्तीर्ण वालों का जोड़ेंगे। अब देखिए 1300 है, 1000 है, 860 है, 950 है, 900 है, तो 13 10 23 23 8 23 8 31 31 9 40 40 9 49 49,000 4950 और 60 और है, तो 5010 का x% बराबर कितना, 5010। यहां से इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, आपका सवाल आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, कैसे करिएगा चलिए वो देखते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, x इक्वल टू 5 0 1 0 डिवाइड बाई 4 1 4, इसको हम 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25 0 5, ये आ जाएगा 4 दूना 4 0 7। ठीक, अब इसको आप टोटल डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना है, 10 बार तो हो ही गया। आप इसको करके ही देख लीजिए, 25 0 5 डिवाइड बाई 207, एक बार पढ़िएगा 207 आ जाएगा, ये आ जाएगा 435, तो 2 दफा जाएगा, लगभग 12% के आसपास आ जाएगा। लगभग परसेंटेज पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन अपना फास्ट करेंगे तो ये चीजें आपके लिए और जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को आप करिए। अगला है 2001 में सभी राज्यों के उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या। 2001 में बोलेगा, 2001 आपका इधर है, कितने प्रेजेंट है, आप इसको जोड़िए टोटल। उसके बाद बोलता है 2002 के सभी राज्यों में कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो 2002 में उत्तीर्ण वालों का जोड़िएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका कितना परसेंट ये है। ठीक, इस तरह से जैसे आपने पिछला सवाल किया उसके जैसा ही आप ये सवाल भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इशू है, और कैलकुलेशन कुछ आप भी तो करिए। ठीक है, हर सवाल मैं ही कर दूंगा। अगला है 110 नंबर, बोलता है दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंट अधिकतम है। ठीक, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में, यानी कि 2001 2 3 4 5 किस वर्ष में सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंटेज अधिकतम, मतलब कुल मिला के पास परसेंटेज किसका ज्यादा है सी में। ठीक, तो भैया सी है ये,
इसमें देखो 6200 में 750 पास हुए हैं। मोटा मोटा कितना है 6200 का 10% 620 और 130, यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हैं 12% के आसपास है। ठीक, ये कब है 2001 में। अब 2002 में देखिए 8600 का 1000 के आसपास है। 10% निकालेंगे 860 आएगा। 860 आएगा, बच्चे का 140, तो ये 12% नहीं है, ये 11 से 12 के बीच में, ये 12 से 13 के बीच में है, 12 से 13 के बीच में है, और ये 11 से 12 के बीच में है। ठीक, अब इधर आइएगा, सी की बात कर रहा है 7600 में से 860, सब देखिए कंफ्यूजिंग फसाऊ वाले दिए हैं। 7600 का 10% 760 आएगा, बचेगा कितना 120, तो ये भी 12% के आसपास नहीं जाएगा। 2003 में भी 11 से 12% के बीच में जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है इसमें जाएंगे 85, 50 और उधर 1000, तो ये भी आपका 11 से 12 जाएगा। 997 का 1200, 970 और उधर 1200, तो ये जो है 12 से 13 के बीच में जाएगा। ठीक है, यानी कि 2004 जो है 11 से 12 के बीच में जाएगा, और 2005 में जो है ये 12 से 13 के बीच में जाएगा। अब आप देखेंगे ये तीनों तो कम वाले हो गए, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो यही तो है जो आपके 12 से 13% के बीच में जा रहे हैं। अब आपको निकाल लेना है कि भाई 2012 और 13 में ऑप्शन क्या दिया है, देख लेते हैं। अच्छा सॉरी 12-13 बोलना है, एक 2001 में 2005 में, तो 2001 ऑप्शन नहीं है, 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2006 तो अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक ऑप्शन का एरर हो गया था, ये 2001 ही लिखा होगा संभवतः, तो आप जो है करके ही देख लीजिएगा कि भैया सी जो है 6200 का 750 कितना % है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला 2005 का जो है 9700 का कितना %, 1200 है। इनमें से जो ज्यादा वैल्यू आएगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो 2005 होगा या तो 2001 होगा। इस तरह से आप इस सवाल को करिए। ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, कैलकुलेशन आप खुद से करिए, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हुआ तो आप परीक्षा सफल होंगे। मेरे कैलकुलेशन पे आपको आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले, आपका सवाल नहीं होने वाला। ठीक, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप कर उसको खुद से लीजिएगा। तो हमारी ये क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। और हमने एक सुधार भी किया है। सुधार क्या किया है कि मैंने 2 वीडियो PYQ के अपलोड किए थे, उसके बाद काफी लंबा गैप हो गया। इससे क्या है, कुछ बच्चों ने शुरू भी किया होगा तो उनको डिस्टर्बेंस हो गया होगा कि यहाँ से भाई कंटिन्यूअस फ्लो में चीजें मिल नहीं रही हैं। तो मेरा प्रयास आगे से ये रहेगा, मेरी पर डे बेसिस पे हफ्ते में 6 वीडियो कम से कम डेली सुबह के 7 बजे अपलोड हो जाएंगी। आप लोग अगर सीरियस हैं PYQ के लेके खासकर, तो आप इस चैनल को जुड़िए और सुबह 7 बजे आप अपना लेके अपना कॉपी पेन बैठ जाइए और PYQ सीरीज को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।